हेलो गाइस, आज पार्ट 4 है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। एंड इसमें हम लोग स्टाइकोमेट्री करने वाले हैं। एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट आपने अच्छे से देखा रहेगा, तो ये पार्ट से स्टार्ट करना डायरेक्टली, वरना आपको नहीं आएगा। या सिर्फ आपको स्टाइकोमेट्री सीखना है तो आप डायरेक्टली सीख सकते हो। इधर से आपको मोल कंसेप्ट वगैरह क्लियर होना चाहिए इसके लिए, सो दैट आपको इधर क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको मोल कंसेप्ट आता होगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले स्टाइकोमेट्री से। स्टाइकोमेट्री ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से बहुत क्वेश्चंस आता है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो आता है। इस साल भी प्योरिटी पे एक क्वेश्चन आया था जो स्टाइकोमेट्री में ही टाइप है एक क्वेश्चन का। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टाइकोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। स्टाइकॉन का मतलब है एलिमेंट एंड मेट्रॉन का मतलब है मेजर। हम लोग स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या है? डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, sometimes volume also of the reactants and products involved in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में हम लोग मतलब उसका स्टाइकोमेट्री मतलब ये है ना, इसको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग ये मेजर करने के लिए कि एक केमिकल एक केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, उसका मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका मोल्स क्या है, वो निकालने के लिए हम लोग स्टाइकोमेट्री यूज करते हैं। एंड स्टाइकोमेट्री हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर ही लग सकता है, वरना आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन पे करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर H2 + Cl2 = HCl एंड हम लोग ने बैलेंस करने के लिए इधर 2HCl ले लिया, राइट। इधर 2H है एंड 2Cl है, सो 2HCl हो जाएगा। एंड H2 का इज 1 मोल, Cl2 का इज 1 मोल एंड HCl का ऑफकोर्स 2 मोल आएगा, क्योंकि इधर 1 मोल अगर समझो इधर का आपको नहीं दिया रहेगा, ये भी नहीं दिया है, एंड Cl2 का आपको 1 मोल दिया है, तो आप लोग इससे ढूंढ सकते हो कि इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो इधर भी H2 का 1 मोल ही आएगा। बट जब हम लोग 2HCl को देखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 2 है एंड इसका इज 1, तो जब इसको 1 मोल प्रेजेंट है तो इसमें कितना मोल प्रेजेंट रहेगा? 2 मोल प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बैलेंस करेंगे तब भी वो आएगा, तब भी वो क्वेश्चन राइट होगा। एंड अभी हम लोग मोल से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू Na करके, तो सबको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। मॉलिक्यूल से हम लोग उसको एटम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर देखो H2 है, मतलब इसमें 2 एटम्स है H का, तो 2 × Na × एटम्स कर दिया। वैसे इधर एंड इधर भी वही किया। अभी हम लोग 1 मोल से इसका मास भी ढूंढ सकते हैं। अभी मॉलिक्यूलर वेट तो पता है, H2 का इज 2, तो 2 ग्राम हम लोग इसका मास ढूंढ सकते हैं। वैसे इसका हम लोग 71 ग्राम मास ढूंढ सकते हैं, वैसे इसका भी मास ढूंढ सकते हैं। तो हम लोग मोल्स पता रहेगा, किसी भी चीज का एक चीज भी पता रहेगा तो आप दूसरा सब चीज ढूंढ सकते हो वेरी इजीली। हम लोग ये और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये क्लियर हो। अभी इधर क्या दिया? N2 + 3H2 = 2NH3। तो इसमें कितना मोल है? इधर 1, इधर 3 मोल एंड इधर 2। ओके, अभी इसमें कितना ग्राम्स है? तो हम लोग पहले इसको कैसे ढूंढेंगे? डायरेक्टली मोल = गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास तो सबका पता है, हम लोग उससे गिवन मास इजीली ढूंढ सकते हैं। तो 1 मोल × 28 ग्राम्स। 3 मोल = मोलर मास H2 का क्या होगा? 2, तो आ जाएगा 6 ग्राम। वैसे ही 2 मोल्स × NH3 का कितना है मोलर मास? 17, तो आ जाएगा 34। तो ये देखना 28 + 6 करो 34 आएगा, तो इधर मास भी कंजर्व होता ही है बैलेंस्ड इक्वेशन में। एंड अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोल = गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, इजी। तो 1 × मोलर वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 22.4। 3 × 22.4 आ जाएगा। वैसे इधर 2 × 22.4 आ जाएगा। सिंपल, तो सबका हम लोग ने वॉल्यूम भी ढूंढ लिया। एंड देन अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स ढूंढते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे ढूंढते हैं? नंबर ऑफ मोल = नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। तो मोल्स × Na कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। तो इधर 1 मोल है, 1 मोल × Na कर दिया तो Na मॉलिक्यूल्स हो गया। इधर 3 मोल्स है तो 3 × Na कर दिया, 3 Na मॉलिक्यूल्स हो गया। इधर 2 Na मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी हम लोग इनका एटम्स ढूंढते हैं। तो एटम्स कैसे ढूंढते थे? जितना मॉलिक्यूल्स आएगा, अभी इस मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है, तो जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे इनटू जो एटॉमिसिटी है वो कर देंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। अभी इधर 2 है तो 2 Na एटम्स हो गया, एंड इधर भी 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 × 3 Na हो गया, तो 6 Na एटम्स हो गया। वैसे ही NH3 में 4 एटम्स है। ये एटॉमिसिटी से पढ़ा है, जो कि पार्ट 1 में सिखाया है। अगर ये नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 देख लो। तो
कितना एटम्स है 4, तो 4 इंटू 2 इंटू Na, तो 8 Na एटम्स हो जाएगा। समझा ना, मॉलिक्यूल से हम लोग एटम्स निकाल सकते हैं। वैसे अभी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में देंगे, ताकि आपको पता है कि नहीं समझेगा इससे। इसमें क्या दिया है, फॉर अ गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड, मतलब ढूंढ सकते इफ इंफॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द स्पीशीज इज गिवन आइदर इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और वेट। अभी हम लोग ने देखा ना स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हेल्प से हम लोग ने मोल्स से हम लोग ने एटम्स सब ढूंढ लिया, मोल्स ढूंढ लिया, वॉल्यूम ढूंढ लिया, मास ढूंढा, मॉलिक्यूल्स ढूंढा, उसका एटम्स ढूंढा। वैसे एक भी चीज का इन लोग ने इन्फॉर्मेशन अगर इधर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देके रखा ना, हाँ, तो भी हम लोग ये दोनों सब ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली। सो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि एक भी चीज दिया है तो आप उससे सब ढूंढ सकते हो, एंड ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ओके, अभी हम आगे बढ़ते, फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ये इसको है ना कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं वो लोग, तो याद रखना कि इसको बोलते हैं कि कार्बन को हम अब बोला कि C2H6 को कंबशन रिएक्शन करवाया, तो C2H6 को प्लस O2 किया, उसको कंबशन रिएक्शन बोल देते। सो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन एक, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो 2 कर दिया। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 2, तो 6 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही है, तो 2 कर दिया। तो बैलेंस हो गया। अभी हम लोग इस सबका मोल्स लिखते हैं, तो CH4 में कितना मोल्स दिख रहा है 1, इधर 2, इधर 1 एंड इधर 2। लीटर्स हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला, सो डायरेक्टली ये लगाएंगे, तो इधर आ जाएगा 22.4 लीटर, इधर 2 इंटू 22.4, इधर 22.4, इधर 2 इंटू 22.4। वैसे ही हम लोग उसका वेट भी निकाल सकते हैं सबका, 1 मोल इंटू मोलर मास, तो इधर 16 आ जाएगा। इधर O2 है मतलब 32, तो 2 इंटू 32 कितना आ जाएगा 64। वैसे ही 1 इंटू 44, तो 44 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 18, तो 36 आ जाएगा। अभी ये दोनों ये करके देखो सेम आएगा, ये देखो ये दोनों ऐड किया तो आएगा 80, एंड ये दोनों ऐड किया तो भी आएगा 80। सो इधर मास कंजर्व्ड ही रहेगा बैलेंस्ड इक्वेशन में। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन से समझेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझना, एंड पहले 1-2 क्वेश्चन मैं करती हूँ, देन यू ऑल्सो ट्राई विथ मी, कि वीडियो स्टॉप करके ट्राई करो एंड देन आगे बढ़ना। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम of oxygen O2 is required to completely react with 0.2 ग्राम of hydrogen to yield water। ओके, तो पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, H2 plus O2 gives H2O। ओके, अभी H2 कितना ग्राम्स देके रखा है, अभी पहले बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप। तो इधर 2 हो जाएगा, 2O, इधर बैलेंस कर लिया। अभी इसमें कितने मोल्स है, 2 मोल है, इसमें 1 मोल है, एंड इधर भी 2 मोल प्रेजेंट है। ओके, अभी 2 ये कितना देके रखा है हाइड्रोजन, उसका वेट देके रखा है 0.2 ग्राम। अब इससे हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं, 0.2 ग्राम बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 0.1 मोल, करेक्ट। अभी जब 2 मोल हाइड्रोजन है तभी 1 मोल ऑक्सीजन है, तो जब 0.1 मोल हाइड्रोजन रहेगा तभी कितना मोल ऑक्सीजन रहेगा वो ढूंढना है इससे। तो x इज इक्वल टू, ओके, तो आ जाएगा 0.1/2, जिसको हम लोग 1/20 इज इक्वल टू 0.05 मोल भी लिख सकते, तो इधर आ जाएगा 0.05 मोल। एंड अभी हम लोग को क्या पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो हम लोग को मोल्स मिला, करेक्ट, इंटू मोलर मास किया, ऑक्सीजन का मोलर मास इज 32, तो आ जाएगा मास, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 32 इंटू 1/20 इज इक्वल टू मास, तो आ जाएगा 10, 2 से डिवाइड किया 16, 1.6 ग्राम्स ऑक्सीजन का है। ओके, अभी वैसे ही हम लोग H2O का भी ये निकाल सकते हैं क्या, अपना वेट। तो कैसे निकालेंगे, अभी 0.1, जब 2 मोल हाइड्रोजन है तभी 2 मोल वाटर बन रहा है, तो 0.1 मोल हाइड्रोजन रहेगा तभी 0.1 मोल वाटर बनेगा, तो 0.1 डायरेक्टली। तो अभी इसका मास ढूंढते हैं, तो 0.1 इंटू मोलर मास क्या होता है वाटर का 18,
इज इक्वल टू मास, तो आ गया 1.8 ग्राम। अभी आपको चेक करना है कि आपने सही किया है कि इस क्वेश्चन से आपको ये समझा होगा कि जैसे अभी हम लोग ने इधर बैलेंस किया फर्स्ट, तो फर्स्ट पे जो वेट था उसको हमेशा है ना जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको मोल्स में फर्स्ट कन्वर्ट करो, सो दैट आपको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना हो तो इजीली हो जाएगा। जैसे इधर 2 मोल से हम लोग 2 मोल हाइड्रोजन तब था, तभी 1 मोल ऑक्सीजन था, तो हम लोग को बाय वेट हम लोग ने कैलकुलेट किया तो 0.1 मोल ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम लोग को उसके हेल्प से विथ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग ने O2 का मोल ढूंढ लिया एंड उससे हम लोग ने वेट ढूंढा। वैसे ही हम लोग ने वाटर का भी वेट वैसे ही ढूंढा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे इसका 2 मोल पे 2 मोल H2O बन रहा था, तो 0.1 मोल ऑफ H2O में कितना H2O बनेगा, तो वैसे करके आप प्रॉपर आंसर ला सकते हो। सो ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग CaCO3। तो CaCO3 को हम जब हीट करेंगे तभी ये आएगा। अभी पहले बैलेंस है कि नहीं चेक करते। तो CaO3 है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी ये CO2 बनेगा सॉरी। तो ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो अभी हम लोग कितना 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 दे के रखा, इधर 1 मोल प्रेजेंट है CaCO3 का, इधर भी 1 मोल है। ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग ये डायरेक्टली लिख लेने का ऊपर की इसका 1 मोल, इसका कितना मोल्स है एंड किसका। जैसे इधर हम लोग ने 2 मोल H2 है, 1 मोल O2 एंड 2 मोल ये है। ये एक कंडीशन है, बट हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है उसके थ्रू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से दूसरे का आंसर इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए ये लिख लेना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, अभी 100 ग्राम से अभी CaCO3 का मोलार मास क्या है 100, तो डिवाइड बाय 100 किया तो आ जाएगा 1 मोल। तो जब CaCO3 का 1 मोल है तो CaO का क्या रहेगा, जब 1 मोल था तभी भी ये 1 मोल था, तो अभी भी 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल ही रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड ढूंढना है ना हमें, तो अभी 1 मोल आया। तो अभी हम लोग को पूछा क्या है, गिवन मास पूछा है, मतलब हाउ मेनी ग्राम्स मतलब गिवन मास बाय मोलार मास। तो मोलार मास क्या है CaO का 40 + 16 56 आ जाएगा। 56 इज इक्वल टू मास, 56 ग्राम इज द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इतना इजी है, पहले बैलेंस करो देन उसको मोल्स के टर्म में सब जो भी दे के रखा है, जैसे 100 ग्राम्स दे के रखा है उसको मोल के टर्म्स में लिखो एंड देन ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऊपर लिख लेना एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सबके मोल्स ढूंढ लेना एंड देन जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो उसके हिसाब से ढूंढना। मोल से एक बार आ गया तो आपको उसके बाद का स्टेप्स पता है, जैसे हम लोग ने मोल कंसेप्ट में भी वो चीजें किए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम of O2 at STP required for the complete combustion of 4 gram CH4 is। वॉल्यूम ऑफ O2 at STP required for the complete combustion reaction। तो अभी हम लोग ने ऊपर लिखा था, कैसे लिखते हैं, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। अभी हम लोग ने बैलेंस भी किया था तो 2O2 ये आया था, करेक्ट। तो अभी हम लोग को क्या दे के रखा है, 4 ग्राम CH4। पहले तो हम लोग सबका मोल्स लिख लेंगे। इसमें कितना है 1 मोल, ये 2 मोल है, ये 1 मोल एंड ये 2 मोल। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बेस पे लिख के रखा है सो दैट सॉल्विंग के टाइम इजी हो। अभी 4 ग्राम से तो 4/16 किया तो आ जाएगा 1/4 मोल्स, करेक्ट। अभी क्या पूछा है हम लोग को, O2 ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ O2 ढूंढना है। तो जब इसका 1 मोल CH4 का था तभी 2 मोल ऑक्सीजन का प्रेजेंट था, राइट। अभी जब 1/4 मोल है CH4 का तो इसका कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2, तो आ जाएगा हाफ मोल प्रेजेंट रहेगा इसका। तभी हम लोग को मोल्स मिल गया एक बार, तो हम लोग फिर वॉल्यूम तो इजीली निकाल सकते, गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू 22.4 लीटर्स, तो आ जाएगा 11.2 लीटर्स। तो आंसर आ गया अपना 11.2 लीटर्स। मास भी ढूंढ सकते, वॉल्यूम भी ढूंढ सकते इससे, बट वही स्टेप्स हम लोग ने देखो फॉलो किया। फर्स्ट बैलेंस किया,
सेकेंड सबका मोल्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिख लिया। थर्ड सबका मोल्स में जो वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, जैसे 4 ग्राम दिया है, ऊपर 100 ग्राम दिया था, वो उसको हम लोग पहले मोल्स में लाए, फिर मोल्स से हम लोग ने दूसरा जो ढूंढना है, इधर O2 ढूंढना था, जैसे इधर कैल्शियम ऑक्साइड ढूंढना था, उनके मोल्स फाइंड किए एंड देन उनके मोल्स से हम लोग ने इधर मास ढूंढा, इधर वॉल्यूम ढूंढा, आगे पूछा रहेगा मॉलिक्यूल्स तो वो भी ढूंढ सकते। सो एक बार मोल्स में कन्वर्ट करो एंड देन सब क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर द कंबशन ऑफ इथेन। फर्स्ट तो हम लोग को कंबशन फार्मूला पता है एंड इथेन का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 प्लस कंबशन में हमेशा ऑक्सीजन रिएक्ट होगा एंड CO2 प्लस H2O रिलीज होगा। पहले तो बैलेंस करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो इधर 2C है तो C इधर 3H2O एंड देन 7 ऑक्सीजन एटम्स है तो 7/2 कर देंगे तो 7 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाए। अभी हम सबका ये लिखते स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 1 मोल है, इसका 3.5 मोल है, इसका 2 मोल्स है, इसका 3 मोल्स। एंड अभी हम लोग को क्वेश्चन में किसका ग्राम्स या मास या कुछ क्या दिया है, हम लोग को दिया है 44 ग्राम्स ऑफ CO2, तो मतलब 44 ग्राम्स बाय इसका मोलर मास करते हैं, 44 ग्राम CO2 का तो 1 मोल आ गया, राइट। जो कंडीशन दिया है उससे हम लोग को पहले मोल्स निकालना है उस एलिमेंट या उस कंपाउंड का जो भी है, तो इधर 1 मोल आ गया। एंड अभी हम लोग को पूछा गया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन आर रिक्वायर्ड, तो ये x ले लिया। तो जब 1 मोल C2H6 का लगा तभी 2 मोल्स CO2 का यूज हुआ, राइट। तो जब x मोल्स चाहिए तो 1 मोल में कितना मोल्स ऑफ C2H6 लगेगा ये ढूंढते, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू हाफ, तो आ जाएगा 0.5 मोल्स, तो x आ गया 0.5 मोल्स और हम लोग को इधर मोल्स तक ही पूछा है, तो आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन, वॉल्यूम एट NTP ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न 1 kg ऑफ कोल। तो इसमें पहले तो हम लोग ये लिखते हैं अपना C, कोल मतलब कार्बन, 100% कार्बन इधर देख के रखा है एंड कोल कार्बन से ही बनता है, तो C प्लस O2 गिव्स CO2, करेक्ट, ये तो सबको पता है। एंड इसमें बैलेंस करने का भी कुछ ज़रूरत नहीं है, फुल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अभी इधर क्या देख के रखा है कि 1 kg ऑफ कोल मतलब 1000 ग्राम्स कार्बन का है, डिवाइड बाई इसका मोलर मास क्या आएगा 12। तो जब इतना kg इतना मोल्स, इसको अभी हम लोग मोल्स में, मोल्स हो गया ये, इतना मोल्स लगा। अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मतलब 1 कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन है, तो 1000/12 मोल के लिए ये 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन है, तो 1000/12 मोल कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1000/12 मोल्स, करेक्ट। अभी हम लोग को इधर क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो अभी हम लोग को मोल्स पता चल गया, इंटू मोलार वॉल्यूम करेंगे तो हम लोग को गिवन वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो 22.4 लीटर इज गिवन वॉल्यूम। तो अभी ये जो सॉल्व करेंगे उससे हम लोग को आंसर आएगा, उससे हम लोग टिक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर राइट है रॉन्ग है। आप कैलकुलेट कर मतलब प्रॉपरली कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर यूज मत करो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, वरना अभी के लिए आपको आंसर फटाफट आ जाएगा बट देन आपको आदत पड़ जाएगा कि हमेशा कैलकुलेटर यूज करने का। सो आई सजेस्ट कि कैलकुलेटर मत यूज करना। तो इसका आंसर आ गया 6, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं 1.66 × 10⁻³ लीटर, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ना, हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन लिखा जो बैलेंस्ड ही था, उसको मोल्स में कन्वर्ट किया 1000 ग्राम/12 करके, इसको सॉल्व करते मत बैठना, डायरेक्टली इधर यूज करना तो इजीली हो जाएगा। एंड देन हम लोग ने O2 का मोल्स निकाला विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड देन हम लोग ने इंटू 22.4 किया तो गिवन वॉल्यूम आ गया। तो ये क्वेश्चन इतना ही, सब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो इतना ही स्टेप्स है, 3 स्टेप्स कॉमन ही है। फर्स्ट बैलेंस इक्वेशन, फिर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखो, थर्ड मोल्स निकालो, फिर फोर्थ उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दूसरे जो एटम्स मॉलिक्यूल कंपाउंड दिया उसका मोल्स निकालो, एंड उससे जो पूछा है वो निकालो। जैसे वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम निकालो, मास पूछा है तो मास निकालो, मॉलिक्यूल्स पूछा है तो उसके मोल्स से मॉलिक्यूल्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस इज।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। तो पहले हम लोग हेबर्स प्रोसेस का क्या है, हेबर्स प्रोसेस क्या है वो समझते। H2 प्लस N2 इज इक्वल टू NH3, इसको ही हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। ओके, पहले अभी हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो 3 2। ओके, अभी सबका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लेंगे, जैसे 3 मोल, 1 मोल, 2 मोल। एंड अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या देखे रखा है, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। उनके पास 20 मोल्स ऑफ अमोनिया ऑलरेडी है। तो अभी मोल्स से अभी हम लोग को पूछा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। तो कैसे 3 मोल हाइड्रोजन में 2 मोल NH3 प्रेजेंट है, वैसे ही 20 मोल NH3 में कितना x मोल H2 प्रेजेंट रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली। तो 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो x आ गया 30 मोल्स ऑफ H2। तो 30 इसका आंसर। इतना देखो 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया, कितना इजी है। इसमें तो डायरेक्ट मोल्स से मोल्स ही कन्वर्ट करना है, वरना हम लोग ने ऊपर जितने क्वेश्चंस किए उसमें मोल्स से मास में या वॉल्यूम में कन्वर्ट करना था। सो नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सो आप इजीली कर सकोगे अगर ये 4 स्टेप अच्छे से फॉलो किया तो। अभी हम आगे ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है, कंप्यूट द मास इन ग्राम्स ऑफ KClO3 नेसेसरी टू प्रोड्यूस 6.72 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो पहले हम लोग रिएक्शन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं खुद से, KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2, राइट। अभी सब इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 मोल, ये भी 2 मोल एंड ये 3 मोल, करेक्ट। तो अभी हम लोग को क्या दे के रखा है, हाउ मेनी मास इन ग्राम्स ऑफ KClO3, मतलब इसको ग्राम्स में ढूंढना है। एंड देके क्या रखा है हम लोग को 67.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 67.2 बाई 22.4 करेंगे तो हम लोग को इसका मोल्स मिल जाएगा। जब मोल्स मिल जाएगा तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व करके ये आंसर ला सकते हैं कि ग्राम्स मास निकाल सकते हैं इसका। ओके, तो क्या आएगा 67.2 डिवाइड बाई 22.4, तो 3 आ जाएगा, 3 मोल्स आ जाएगा। तो अभी हम लोग इससे समझ सकते हैं कि 2 मोल KClO3 में 3 मोल O2 है, जैसे इधर। तो ऑफकोर्स तो 3 मोल ही आया ना हम लोग को भी आंसर। तो 3 मोल में कितना KClO3 रहेगा, 2 मोल्स। तो इधर आ गया 2 मोल्स। तो 2 मोल्स में इसका मास कितना है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, 22.5 दे के रखा है, 122.5। तो मास आ गया 122.5 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 122.5 2 10 5 4 एंड 245 आ जाएगा। 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, 245 ग्राम्स। कितना इजी था, इसमें तो डायरेक्टली 3 मोल से 2 मोल, बहुत इजी था। हम लोग ने जब जस्ट स्टेप्स फॉलो किया, इक्वेशन बैलेंसिंग, उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका मोल्स निकाला, जो इधर 6.72 लीटर्स ऑक्सीजन है उससे हम लोग ने इसका मोल्स निकाला, 3 मोल आया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका मोल्स निकाला एंड उसको इनटू मोलर मास किया, तो इसका ग्राम्स में वेट आ गया। सिंपल, सिर्फ मोल्स तक सब निकालने का आप स्टेप्स फॉलो करो, देन तो आपको खुद समझेगा कि मोल्स से हम लोग मास कैसे निकालते हैं, मोल्स से हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, वो सब तो हम लोग ने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 liters of N2 and 2 liters of H2 on complete reaction would give dash liter of NH3। तो अभी हम लोग ने ऊपर N2 प्लस H2 का NH3 बनता है वो देखा, N2 प्लस H2 gives NH3। अभी इसको बैलेंस करेंगे एंड अभी इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे, इधर 1 मोल, इधर 3 मोल, इधर 2 मोल। एंड देन हम लोग को अभी क्वेश्चन में क्या देख कर रखा है, 2 liters of N2 and 2 liters of H2। ओ ये है ना लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन तभी करेंगे बिकॉज इसमें आपको दोनों वैल्यूज जब दिया रहेगा ना, तो हम लोग को पहले लिमिटिंग कौन सा है वो ढूंढना है एंड देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। सो ये हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट आएगा तब उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सीखने के बाद। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इधर ये देखेंगे, ये क्वेश्चन तो हम लोग ने 3 बार कर लिया ये अभी तक, तो ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना।
नॉर्मली C3H8 कंबशन रिएक्शन प्लस O2 आ जाएगा CO2 प्लस H2O। फर्स्ट बैलेंसिंग, देन क्या दे के रखा है इधर 1 लीटर दे के रखा है। ओके, किसका? ये वाले गैस का। तो इससे हम लोग मोल्स निकालेंगे, मोल्स से हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल देंगे। इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आपको आ जाएगा, सो ट्राई करना। एंड ये क्वेश्चन करते हैं। सपोज elements X and Y combine to form two compounds XY2 and X3Y2. Okay, when 0.1 mole of XY2 का 0.1 मोल weighs 10 ग्राम, तो इसका मोलर मास क्या है? एंड X3Y2 का 0.05 मोल्स weighs 9 ग्राम, तो इसका मोलर मास क्या है? तो हम लोग दोनों का पहले मोलर मास निकालेंगे, तो आ जाएगा इसका 100, इसका आ जाएगा मोलर मास 9.05, जो कि आ जाएगा 900/5, जो 450 आ जाएगा। नहीं सॉरी, 180 आ जाएगा, सही, 180 ग्राम, 100 ग्राम। तो अभी ये XY2 का मोलर मास इज 100 ग्राम, X3Y2 का इज 180 ग्राम, राइट। तो अभी पूछा X और Y का क्या है वैल्यू, तो अभी हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? अभी X का और Y का इधर ट्रायल एंड एरर मेथड से करो। जैसे Y2, इसमें Y2 है, इसमें भी Y2 है, तो जो Y2 आएगा पहले Y2 ढूंढते। तो अगर 30Y है तो इसका 30Y है, तो इसमें 60Y रहेगा एंड इसमें भी 60Y रहेगा, तो इसमें X3 कितना होगा? 120, एंड इसमें कितना होगा? X3 60 गया तो 40, तो जब X 40 है तो ये इंटू 3 करके 120 आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ये समझा है ना हम लोग ने कैसे किया? पहले हम लोग ने y का वैल्यू निकाला, तो दोनों में Y2 है, Y का वैल्यू हम लोग ने फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से 30 लिया, 30 इंटू 2 कितना होता है? 60, तो इसमें 60 माइनस किया तो X का वैल्यू आ गया 40। वैसे ही Y2 का 60 माइनस किया 180 से, तो X का वैल्यू आ गया 120। जब X का वैल्यू 40 आया तो इधर X3 है, तो इंटू 3 किया तो 120 ही आएगा, इसलिए इसके वजह से X का वैल्यू 40 एंड 30 हो गया। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो आपको आ जाएगा इजीली। ओके, अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एट STP बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ इतने, इसका ये। ओके, तो पहले हम लोग ये लिख लेंगे इक्वेशन, CO2 प्लस BaO। ओके, अभी हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसमें बैलेंस करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड अभी हम लोग को देके रखा है, पहले तो सबका 1 मोल ही आएगा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड इसका हम लोग को देके रखा है ग्राम्स में 9.85 ग्राम्स डिवाइड बाय इसका मोलर मास 197 आता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ बट आप मत करना। तो आ जाएगा 0.05 मोल्स। तो इससे हम लोग को समझेगा कि अभी 1 मोल इसका इज 1 मोल CO2, तो 0.05 मोल इसका इज ऑल्सो 0.05 मोल CO2। अभी इससे क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो डायरेक्टली मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 इंटू 1/20। इसको हम लोग 1/20 भी लिख सकते, तो 1.12 लीटर्स इज द आंसर। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बहुत ईजी है, सब क्वेश्चन में वही है, कुछ अलग है ही नहीं। सो आपको बस स्टेप्स फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा। ये हम लोग ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? चेंज इन वॉल्यूम व्हेन 100 ml PH3 डिकम्पोजेस टू सॉलिड फॉस्फोरस एंड H2 गैस। फर्स्ट तो हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे, PH3 P4 सॉलिड प्लस H2 गैस। ओके, सो अभी हम लोग पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि इधर आ जाएगा 4 एंड इधर आ जाएगा 6। तो ये बैलेंस किया हम लोग ने, एंड अभी इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। जैसे इसका 4 मोल, ये 1 मोल एंड इसका 6 मोल, करेक्ट। एंड इधर हम लोग को वॉल्यूम दे के रखा है, चेंज इन वॉल्यूम इसका 100 ml है। ओके, तो पहले हम लोग इसको मोल्स में कन्वर्ट करते, तो आ जाएगा 22400 ml में, इसलिए ये लिया, एंड वैल्यू आ जाएगा 1/224 मोल्स। ओके, अभी हम लोग जब
अभी हम लोग को चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा सिर्फ H2 के वजह से आएगा। ये तो सॉलिड है तो इसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम कुछ नहीं आएगा। तो ये आपको गेल-लुसाक्स लॉ से समझेगा कि हमेशा चेंज इन वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो सिर्फ गैस के लिए आता है, ना कि सॉलिड्स के लिए। तो हम लोग को चेंज विथ इसके वजह से जो है वो ढूंढना है। तो जैसे 4 मोल्स था तभी 4 मोल्स PH3 था तभी 6 मोल्स। तो अभी आप इधर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका चेंज निकाले इसका चेंज निकाले, नहीं, वॉल्यूम का चेंज पूछा है तो वो हमेशा गैस का ही निकलेगा, ना कि सॉलिड का। ओके, 6 मोल्स H2O, तो 1/2 मोल्स रहेगा, तभी इसका कितना मोल्स आएगा वो ढूंढ। तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 1/224 इंटू डिवाइड बाय 4, करेक्ट। तो x आ जाएगा अपना 3/224 इंटू 2। तो आंसर आ जाएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट करती हूँ, आप डायरेक्टली करना। ओके, 3 डिवाइड बाय 448, तो आ जाएगा 0.00066। ओके, अभी ये हम लोग को क्या आया, मोल्स आया। अभी हम लोग को इससे कैसे इसमें कन्वर्ट करना है, ml में, ml दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली ना ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x का वैल्यू लिखो मोल्स की जगह पे एंड मोलर वॉल्यूम लिख दो, इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ढूंढना है किसका, H2 का। सो आ जाएगा इधर ये 100, ये 50, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2 इज 150। तो क्या हुआ, जब ये इतना था तभी इसका 100 ml अभी कितने में चेंज हो गया, आई मीन जब 100 ml चेंज आया तो अभी इसमें 150 ml बढ़ गया, मतलब 50 ml का चेंज आया। तो इसमें क्या पूछा है, चेंज ही पूछा है वॉल्यूम का। तो कितना है, इंक्रीज इन 50 ml। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये बहुत इजी है, आप होमवर्क करना। इसमें डायरेक्टली इसका ग्राम्स दिया है, ग्राम से पहले आप मोल निकालोगे, मोल से आप सबका लीटर्स निकालोगे, कि नंबर्स भी बहुत इजी है, तो आप ये PYQ है तो इजीली हो जाएगा। सो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम है, हम लोग ने ऊपर किया C2H6 प्लस O2 गिव्स, ये भी PYQ है, CO2 प्लस H2O डायरेक्टली। ये कंबशन रिएक्शन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत है। सो आपको ये एक तो पता होना चाहिए कंबशन रिएक्शन एंड इसका बैलेंसिंग थोड़ा O2 के इधर डेसिमल्स में आता है, सो वो ध्यान रखना। एंड अभी एक क्वेश्चन ये करते, इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके, इसमें क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट STP आर नीडेड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। हम लोग को इधर बैलेंस करके तो दिया है, अभी सबका हम लोग पहले स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लिया, तो इधर 2 मोल आ जाएगा, इधर 15 मोल आ जाएगा, इधर 12 मोल आ जाएगा एंड इधर 6 मोल्स आ जाएगा। एंड इधर हम लोग को 39 ग्राम ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन का देके रखा है। तो अभी हम लोग पहले इसका मोलार मास निकालते, कितना होता है, 12 इंटू 6 72, 72 प्लस 6 78। तो इसका मोल्स कितना आ गया, 0.5 मोल्स आ गया, राइट। तो अभी पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2। तो जब 2 मोल ऑफ C6H6 है तभी 15 मोल ऑफ O2 लगा। तो जब 0.5 है तभी कितना लगेगा, x 15 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3, ये ऐसे ही रहने दो वरना तो कैसे इजीली सॉल्व हो सकता है, वरना ऐसे भी लिख लो, 15/4 भी लिख सकते तो और इजी कैलकुलेशन के लिए। अब ये हम लोग को क्या मिला, मोल्स मिला, और हम लोग को क्या पूछ के रखा है, लीटर्स। तो इसके लिए फिर से वो गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम करना पड़ेगा, इंटू मोलार वॉल्यूम आ जाएगा गिवन वॉल्यूम, करेक्ट। तो अभी हम लोग ये करते, सो आ जाएगा 7.5 इंटू 2 22.4 एंड 7.5 इंटू 11.2 कर दो, तो आ जाएगा वॉल्यूम। तो अभी ये 7 क्या आएगा, देखो 7.5 इंटू
11.2 तो आ जाएगा 84। मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया बट आप मत करना प्लीज़, आप खुद से करो सो दैट आपका प्रैक्टिस हो, वरना आप एग्जाम में ये ऐसी छोटी मिस्टेक्स करके आंसर रॉन्ग करके आओगे। सो प्लीज़ 84 मेरा एग्जाम हो चुका है, सो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कैलकुलेटर सिर्फ बिग कैलकुलेशंस करने के लिए। छोटे कैलकुलेशन के लिए तो मैं भी डायरेक्टली करती हूँ। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन। 1 mole of KClO3 is thermally decomposed and excess of aluminium is burnt in the gaseous product. How many mole of Al2O3 are formed? क्या बोला है? 1 mole of KClO3 is thermally decomposed and excess of aluminium is burnt in the gas product. How many moles of Al2O3 are formed? तो इसमें जब KClO3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया? Al2O3 प्लस KCl, राइट। अभी फर्स्ट हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं? KCl तो सेम है, O3 इतना एंड 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा इधर। एंड अभी हम लोग को क्या देख के रखा है? अभी पहले हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे सबका। इसका 1, इसका 2, इसका 1 एंड इसका भी 1। एंड हम लोग को 1 मोल ऑफ KClO3 देख के रखा है, 1 मोल एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न्ट इन द गैसियस प्रोडक्ट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 बना? तो जब 1 मोल ऑफ KClO3 बना तभी 1 मोल ऑफ Al2O3 बना, तो जब भी 1 मोल यूज होगा तभी भी 1 मोल ही इधर ये बनेगा। सो 1 मोल इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। कभी कभी तो डायरेक्टली इससे ही सॉल्व हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन 1 इधर है 1 इधर है तो इसका भी 1 ही आएगा। सो इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। The amount of zinc required to produce 1.12 ml of H2 at STP treatment with dilute HCl will be at STP on treatment with, हाँ तो Zn को जब हम लोग ने HCl के साथ ट्रीट किया तो आ जाएगा ZnCl प्लस H2। इधर ZnCl2 आता है, ओके। तो हम लोग 2HCl हो जाएगा इधर, करेक्ट। हम लोग ने ये कर दिया क्या? बैलेंस। एंड अभी हम लोग सबका मोल्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लेंगे 1, ओके। एंड अभी देके रखा है 1.12 ml ऑफ H2। इसको हम लोग पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये ml में है इसलिए ये भी ml में लिया। तो हम लोग इसको जब मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 1.12 इंटू 100 ले लिया, डिवाइड बाई 22/4 इंटू 10⁻⁴। तो ये आ जाएगा 250 10⁻⁻4, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3, ओके। ये आ गया मोल्स। एंड अभी पूछा क्या है हम लोग को? अमाउंट ऑफ जिंक कितना लगेगा? तो जब 1 मोल में 1 मोल H2O लगा है तभी इतना मोल्स है तो जिंक का भी इतना ही मोल्स रहेगा। तो अभी हम लोग जिंक का, अभी आपको मोलार मास पता होना चाहिए सो दैट आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको, वरना आपको मोलार मास जिंक का नहीं पता ना तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो मोलार मास ऑफ जिंक इज 65 इंटू 5 325 इंटू 10⁻³ मोल्स हो जाएगा। ये 65 है मोलार मास। तो मैंने 65 इंटू 5 कैलकुलेट किया तो 325 आया। तो अभी हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे 32.5 इंटू 10⁻⁴। तो आंसर आ गया 3rd। सो कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्टली पहले तो मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स से हम लोग ने डायरेक्टली ग्राम्स में कन्वर्ट किया। ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, सिर्फ इतना ही है। आपको एक चीज़ दिया है उससे दूसरा चीज़ निकालो, विद द हेल्प ऑफ मोल से निकालो एंड देन उसमें जो ग्राम्स पूछा है तो ग्राम्स, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम, एंड अगर मोल्स ही पूछा है तो अच्छा ही है। सो अभी हम आगे बढ़ते। तो अभी हम लोग बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी या इम्प्योरिटी। ये क्या होता है? जैसे हम लोग है ना फॉर्मूला से समझते। फर्स्ट, परसेंट प्योरिटी इज इक्वल टू टोटल मास या टोटल जो भी दिया है टोटल मास, टोटल मास बाय यूज्ड मास, यूज्ड मास बाय टोटल मास इंटू 100 कर दिया तो उसको परसेंट प्योरिटी बोलते हैं। और इम्प्योरिटी, परसेंट इम्प्योरिटी 100 माइनस परसेंट प्योरिटी, ओके, सिंपल। अभी हम लोग है ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं कि ये क्या है। जैसे अभी देखो, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 40% प्योर लाइमस्टोन। इसमें क्या दिया हो? लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3, ओके। एंड इसको हीट किया तो आएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2।
तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मास है ना जो प्योर लाइमस्टोन मतलब CaCO3 का वो 20 ग्राम है, बट उसमें सिर्फ 40% प्योर है। तो पहले हम लोग को है ना जितना मास यूज़ करने लायक है ना वही ढूंढना है। मतलब अभी ये फॉर्मूला लगा, जैसे इसमें परसेंट प्योरिटी कितना है 40 इज इक्वल टू टोटल मास कितना है 20 इंटू 100, और ढूंढना क्या है कि यूज़ कितना कर सकते हैं मास, 20 ग्राम में से कितना मास यूज़ करने लायक है वो ढूंढना है। तो एक्स ढूंढेंगे 20 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा 8 ग्राम्स। तो 8 ग्राम्स यूज़ करने लायक है, राइट। तो अभी हम लोग व्हेन 1 मोल है इसका, अभी हम लोग पहले ना ऐसे ढूंढते हैं कि अभी इसको 8 ग्राम यूज़ करना है। अभी हम लोग को पूछा है मास ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, तो 8/100 कर दो तो आ जाएगा 0.08 मोल्स। ओके, जब ये 1 मोल है तभी इसका वैल्यू भी 1 मोल है, राइट। तो जब 0.8 मोल रहेगा तभी इसका भी वैल्यू 0.08 मोल रहेगा। अभी हम लोग को मोल्स मिला, इससे हम लोग गिवन मास इजीली निकाल सकते हैं, जैसे 0.08 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। तो मोलार मास क्या है CO2 का 44, तो गिवन मास क्या हो जाएगा 44 इंटू 8/100, तो 22/50, ये 25/11, तो 88/25। ये सॉल्व कर दो तो आपको एक ऑप्शन मतलब अभी 25 इंटू 3 क्या होता है 75, तो 75 आएगा। तो ये इनको 3.5 से करेंगे तो 3.52 आ जाएगा, जो कि हम लोग को क्या मिला CO2 का मास मिला। बट हम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये वाला मतलब प्योरिटी के टर्म्स प्योरिटी दिया है तो हम लोग को पहले यूज़ कितना हुआ मास वो ढूंढना है। ओके, एंड कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी दे देंगे, डायरेक्ट यूज मास दे देंगे और टोटल मास पूछेंगे, या दोनों ढूंढ के आपको प्योरिटी ढूंढना है वो भी पूछ सकते हैं। सो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कौन सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉर्मल परसेंटेज फॉर्मूला ही है, जैसे हम लोग स्कूल में कितना मार्क्स मिला डिवाइड बाय टोटल मार्क्स करते थे, इधर भी उतना ही है, कितना यूज हुआ डिवाइड बाय टोटल कितना प्रेजेंट है इंटू 100 कर दिया तो हो गया परसेंटेज प्योरिटी। वैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 10 gram of MnO2 on reaction with HCl forms 2.24 liter of Cl2 at NTP. The percentage impurity of MnO2 is. First तो ये लिख लेंगे इक्वेशन, लिख लिया। एंड अभी इधर क्या बोला है कि जब 10 ग्राम MnO2 यूज किया तभी 2.24 लीटर्स Cl2 बना है, तो इतना लीटर Cl2 जब बना तभी कितना ग्राम रियल में यूज हुआ है वो ढूंढते हैं पहले। ओके, तो अभी ये 1 मोल है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ये भी 1 मोल है। सो हम लोग जब इसका पहले मोल्स निकालते तो 22.4 इज इक्वल टू 0.1 मोल आ जाएगा, करेक्ट। तो अभी इधर भी 0.1 मोल आ जाएगा। फिर तो अभी हम लोग 0.1 मोल से इसका मास निकाल सकते हैं। 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास क्या होता है MnO2 का 56 प्लस 32 क्या आ जाएगा 88। तो गिवन मास आ गया 8.8 ग्राम्स। बट अभी हम लोग देखेंगे कि टोटल मास यूज तो 10 ग्राम्स है, बट जब 10 ग्राम से 2.24 लीटर बना, बट हम लोग ने जब सॉल्व किया तो विथ फॉर्मूला हम लोग को 8.8 ग्राम्स आया, मतलब इतना ही फॉर्मूला इतना ही ग्राम्स यूज हुआ है। जो 10 ग्राम्स है ना वो क्या हुआ है, वो मतलब उसमें इम्प्योरिटी था, इसके वजह से सिर्फ इतना ही यूज हुआ है, एंड ये टोटल में था। तो अभी हम लोग इसका परसेंट फॉर्मूला कैसे ढूंढते, यूज्ड बाय टोटल। तो यूज कितना हुआ 8.8 यूज हुआ डिवाइड बाय टोटल कितना है 10 इंटू 100, तो 10 कट 88% प्योरिटी है। बट हम लोग को इम्प्योरिटी ढूंढना है तो वो आ जाएगा 12%। एंड इसमें ऑप्शन में एक 13% है जो कि नियर है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें समझा है ना हम लोग को कितना Cl2 मिला, 2.24 लीटर Cl2 मिला, उससे हम लोग ने मोल्स निकाला, मोल्स से हम लोग ने कितना मास MnO2 रियल में यूज हुआ है वो निकाला। तो इधर 8.8 ग्राम ही मास रियल में यूज हुआ है, तो फिर उससे हम लोग ने परसेंट प्योरिटी निकाला कि इतना यूज हुआ है, इतना हम लोग ने डाला था। सो 88% MnO2 प्योर था एंड 13% MnO2 में इम्प्योरिटी था।
ओके, इससे हम लोग को ये समझता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 20.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2। ओके, अभी इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस है ऑलरेडी तो इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें बोला है कि जब 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल यूज किया ना तभी 8 ग्राम ऑफ MgO बना। ओके, एंड पूछा है परसेंट प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 8 ग्राम जब बना, इधर भी 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है, राइट। अभी हम लोग इसमें कितना मोल्स यूज हुआ वो ढूंढते हैं, तो 8 बाय MgO का ये क्या 24 प्लस 16 तो आ जाएगा 40, तो 1/5 मोल यूज हुआ है। तो जब 1 मोल MgCO3 था तभी 1 मोल MgO यूज हुआ, तो 1/5 मोल रहेगा तभी MgCO3 भी 1/5 मोल रहेगा। तो इससे हम लोग इसका मास निकाल सकते हैं, तो 1/5 और इसका मोलर मास इज 84 इज इक्वल टू गिवन मास, तो गिवन मास आ जाएगा 84/5, जो कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.8 ग्राम्स। तो हम लोग को इससे समझा कि 6.8 ग्राम्स यूज किया तभी 8 ग्राम्स ऑफ MgO बना, बट हम लोग ने टोटल में लिया कितना था, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया था। इसका मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज था, इसके वजह से 16.8 ग्राम्स ही यूज हुआ है। तो कितना परसेंटेज प्योरिटी था वो ढूंढते, तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू कितना यूज हुआ 16.8 डिवाइड बाय कितना था 20 इंटू 100, तो ये 5 16.8 इंटू 5 किया तो 84 आ जाएगा, राइट। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ये कैसे किया, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये दोनों सेम है, उधर लीटर्स के टर्म में था, इधर ग्राम्स के टर्म में था, पर हम लोग को दोनों में पहले मोल लाना था, जो जिसका प्योरिटी निकालना है, उसमें इम्प्योरिटी निकालना है, उसका मोल लाया एंड देन उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके उसके मोलर मास से गिवन मास ढूंढा, मतलब जो मास यूज हुआ है एक्चुअल में, एंड फिर परसेंटेज में यूज बाय टोटल करके प्योरिटी परसेंटेज निकाल दिया। सो इजी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, ये हम लोग अभी करेंगे। द मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 80% ऑफ 40 ग्राम प्योर सैंपल ऑफ CaCO3 इज नियरली इक्वल टू। ओके, तो क्या है CaCO3, पहले तो इक्वेशन लिख लेना हर क्वेश्चन में। और इसमें अभी पूछा क्या है हम लोग को, मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड, कितना CO2 ऑब्टेन हुआ जब 80% ऑफ 40 ग्राम प्योर सैंपल ऑफ CO3 इज यूज्ड। तो हम लोग को पहले हम लोग को मास निकालना पड़ेगा जो यूज हुआ है एक्चुअल में, तो 80% इज इक्वल टू यूज मास निकालना है इंटू 40 इंटू 100, टोटल मास क्या है 40 ग्राम दे के रखा है, तो ये निकाल दे 80 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये कट हो जाएगा, x आ जाएगा 32 ग्राम्स। तो ओनली 32 ग्राम्स यूज हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो 32 ग्राम में कितना मोल है, 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि CaCO3 का मोलर मास इज 100, तो मोल्स आ जाएगा 0.32 मोल्स, सॉरी। तो जब इसका 1 मोल है तब इसका भी 1 मोल है, तो जब इसका 0.32 मोल्स होगा तभी इसका भी 0.32 मोल्स होगा, राइट। तो 0.32 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है CO2 का 44, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो मास आ जाएगा गिवन मास इज इक्वल टू 44 इंटू 0.32, तो ये सॉल्व कर दो 32 इंटू 44, 8 12 0 8 2 8 10 4 1, तो 1 4 0 8 और 2 पॉइंट है, तो ये आंसर आ जाएगा, तो 14 ग्राम इज द आंसर। ओके, ये बहुत इजी, ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे, एंड ये दूसरा एक टाइप है, 2 ही टाइप का इसमें क्वेश्चन आ सकता है, सो हम लोग ने दोनों टाइप कर लिया है। तो अभी हम बात करेंगे यील्ड एफिशिएंसी परसेंटेज। ये क्या होता है, यील्ड मतलब और एफिशिएंसी मतलब कि आप लोग ने इतना टाइम डाला एंड इतना रिजल्ट आया, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप 15 घंटा पढ़ रहे हो, 15 आवर्स डेली पढ़ रहे हो, जो कि पढ़ना चाहिए, जैसे 700 प्लस लाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, एंड बट 15 आवर्स आप बैठ रहे हो और उसमें आप सिर्फ 10 आवर्स प्रॉपर स्टडी कर रहे हो। ओके, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, परसेंट 10 बाय टोटल इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1000 बाय 15,
15, ये 6.6 समथिंग कुछ आएगा। तो आप 66% जितना एफिशिएंट हो, दूसरा 34% आप एफिशिएंसी आपका कम है, इससे ये समझता है। जो कि अभी ये वाला रूल लगाओ कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे का रियल में एफिशिएंसी निकले, सो दैट आपके लिए अच्छा होगा। बट अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसे एफिशिएंसी का मतलब हम लोग ने जैसे समझा कि कैलकुलेटेड थियोरिटिकल यील्ड, मतलब इतना आपने कैलकुलेट किया कि आपको 15 घंटा पढ़ना है, जो आपने कैलकुलेट किया, बट एक्चुअल आप कितना पढ़ पाए, मतलब रियल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना आया, मतलब आप कितना एक्चुअल में पढ़ पाए 10 आवर्स, तो उसको ही हम लोग परसेंट यील्ड या परसेंट एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग ने कैलकुलेट किया तभी इतना बन रहा है, बट उसका रियल यील्ड या रियल एफिशिएंसी दूसरा कुछ है, तो कितना परसेंट यील्ड है, कितना परसेंट एफिशिएंट है, वो हम लोग ऐसे ढूंढते बाय जो हम लोग ने अभी किया 10/15, मतलब जो वैल्यू रियल में आया, एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल वैल्यू, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू जो हम लोग ने माना इतना आना चाहिए या कैलकुलेट किया कि इतना आना चाहिए, इंटू 100। ये फॉर्मूला, ये प्योरिटी वाला फॉर्मूला वैसा ही है। जैसे परसेंट प्योरिटी क्या था, यूज कितना किया बाय टोटल, इसमें भी वही है। इसमें क्या है कि कितना हम लोग को आउटपुट मिला डिवाइड बाय कितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, उसको परसेंट यील्ड या परसेंट एफिशिएंसी बोलते हैं। अभी इसको भी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस थ्रू समझते हैं, सो और इजी होगा। इसमें कुछ थियोरी नहीं है, बट क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स का आता है, सो वो हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अ रिएक्शन इज नोन टू हैव परसेंट यील्ड ऑफ 80%. If it the actual is 25 grams, what was the expected yield? मतलब परसेंट यील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा ये, राइट। परसेंट यील्ड ऊपर क्या था, एक्चुअल, और नीचे क्या था, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड 15 था पर एक्चुअल 10 था। ये याद रख के, ये एग्जांपल याद रख के ये कनेक्ट करो एंड इजीली हो जाएगा। एक्चुअल कितना है 25, परसेंट कितना है 80, डिवाइड बाय इधर इंटू 100, एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं इंटू एक्स इंटू 100 कर दिया, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। ये कर 2 5 जा 2 4 जा 25 इंटू 125 बाय 4 31.25 ग्राम्स आ जाएगा, जो कि है एक्सपेक्टेड यील्ड। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इससे आपसे ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन फॉर्मूला पे था, इसलिए ये समझा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करते। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द परसेंट यील्ड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड टू गिव 15 ग्राम ऑफ CaO। तो फर्स्ट रिएक्शन लिख लो, CaCO3 CaO प्लस CO2, एंड इधर क्या दिया, 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज यूज्ड, और 15 ग्राम क्या है, एक्चुअल वैल्यू, मतलब इतना वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का एक्चुअल वैल्यू इज 15 ग्राम, बट कैलकुलेट करने से कितना आता है वो देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं। तो 50 ग्राम मतलब 50/100 किया तो आ जाएगा 0.5 मोल्स, एंड जब 0.5 मोल्स इधर 1 मोल है तो इधर भी 1 मोल है, तो इधर जब 0.5 मोल रहेगा तो इधर भी 0.5 इंटू इसका मोलार मास 56, तो आ जाएगा 28 ग्राम्स। तो हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेट वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना था, 28 ग्राम्स, बट आया क्या 15 ग्राम्स। तो अभी इसका हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंट इज इक्वल टू एक्चुअल कितना है 15 डिवाइडेड बाय कैलकुलेट कितना है 28 इंटू 100, तो डिवाइड बाय 4 4 जा 7 4 25 7 2 जा समथिंग आ जाएगा, तो ये 50 के आसपास वाला कौन सा है, ये एक ही है, 50 डायरेक्टली दिया। अगर इधर 2.1 लेंगे तो भी ऑलमोस्ट 50% ही आएगा। सो एक बार चेक कर लेते, 52.5 आ रहा है। जब ये देखो ये ना एकदम क्लोज रहेगा ना ऐसे 53, तो राउंड ऑफ मत करना, मैंने अभी गलती किया, बट आप मत करना, राउंड ऑफ डायरेक्टली मत करना, थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। सो इधर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं ये क्वेश्चन का। 6 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन इज बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, द यील्ड फ्रॉम द रिएक्शन इज 60%, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड वॉज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। तो इधर 6 ग्राम कार्बन गया है, तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे C+O2 गिव्स CO2, एंड इसमें हम लोग को परसेंट यील्ड दे के रखा है 60%, एंड हम लोग को ढूंढना क्या है, एक्चुअल में कितना बना, एक्चुअल यील्ड, तो x एंड एक्सपेक्टेड। जो कैलकुलेटेड यील्ड आता है ना, मतलब कैलकुलेटेड जो आया ना वो
एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड सेम ही रहता है, जो एक्चुअल है वो अलग है, वो क्वेश्चन में देंगे या वो ढूंढना है, बट अगर एक्सपेक्टेड नहीं दिया ना तो वो बाय विद दिस स्टैकोमेट्री से हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते। तो अभी इधर देके रखा है 6 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 6/12 किया तो हम लोग को आ जाएगा 0.5 मोल। एंड जैसे इधर 1 कार्बन के लिए 1 CO2 है तो 0.5 मोल के लिए 0.5 मोल CO2 रहेगा। तो 0.5 इंटू 44 कर तो आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ CO2, करेक्ट। जब 22 ग्राम ऑफ CO2 क्या आ गया, एक्सपेक्टेड कितना है CO2 इज 22 ग्राम, बट एक्चुअल कितना है वो अभी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। 60 इज इक्वल टू एक्चुअल के जगह पे x, एक्सपेक्टेड 22 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 22/100। तो ये कट 6 2 3 2 5 ये ऑलमोस्ट 4.4 आ जाएगा। एंड 3 इंटू 4.4 करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू आ जाएगा ग्राम्स में। सो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढना है एंड देन एक्चुअल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज वाला फॉर्मूला से ढूंढ लेना है। सो इजी। अभी हम आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, बिकॉज ये ऊपर 2 क्वेश्चन क्या वैसा ही है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। इसमें आपको 15 ग्राम आयोडीन देके रखा है, प्रोड्यूस किया हुआ है। सो ये कौन सा वैल्यू आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू, बट हम लोग को विद द हेल्प ऑफ 64 ग्राम इससे हम लोग को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है एंड देन परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लगा के इट विल बी इजीली डन। ये होमवर्क। ये क्वेश्चन करते हैं। द 2 सक्सेसिव रिएक्शंस A गिव्स B, इसका 80% यील्ड है। मतलब 80% यील्ड है, मतलब अगर ये 100 है ना तो इसमें 80 बना, 100 ग्राम्स है ना तो ये 80 ग्राम्स इसका एक्चुअल ये बना, प्रोड्यूस हुआ। एंड जब B गिव्स C तो इसका भी यील्ड इज 80%। मतलब जब ये 80 था तो इसमें कितना बनेगा, तो 80% इज इक्वल टू, ये क्या है, कैलकुलेटेड 80 इंटू 100, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 6400/100, तो आ जाएगा 64%। तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ना ये कैसे किया हम लोग ने। जब इसका 80% था फर्स्ट रिएक्शन में, जब ये 100 है तो ये 80 बना, बट सेकेंड में जब ये 80 है तो जब इसका 80% यील्ड होगा, मतलब ये 80 ही बनना चाहिए एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू वाइज, बट इसका 80% यील्ड होने के वजह से ये 64%, मतलब इसका ओवरऑल A to C वाला यील्ड बन जाता है 64%। ओके, समझे ये क्वेश्चन कैसे किया, समझाना। A से B गए तो 80% यील्ड था, तो 80% यील्ड, फिर B से C गए तो 80% का 80% यील्ड था, मतलब 80% इंटू 80% का यील्ड था, तो आ गया 6400/100, तो 64% टोटल यील्ड हो गया A to C का। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके सबसे ज्यादा PYQs भी है। सो हम लोग क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, व्हेन मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर गिवन एंड देयर इनिशियल क्वांटिटी आर गिवन। अभी एक क्वेश्चन में, जैसे ऊपर हम लोग ने एक क्वेश्चन जो छोड़ा था, पता है उसमें N2 और H2 दोनों का वैल्यूज दे के रखा था। सो हम लोग ने वो क्यों हम लोग ने छोड़ा, क्योंकि उसमें दोनों का वैल्यूज था, तो उसमें से हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सबसे पहले खत्म होगा। जो सबसे पहले खत्म होगा ना उतना ही प्रोडक्ट बनता है, समझा। एंड जो बच गया ना वो एक्सेस रिएजेंट हो जाता है। ओके, अभी ये रिएक्टेंट्स विच विल लिमिट द रिएक्शन और विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब जो रिएक्टेंट लिमिट में है, मतलब वो खत्म हो जाएगा, बट सेकेंड रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा, तो उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता, बट जो खत्म होने वाला है ना उस पर कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट दूसरा बचेगा, उस पर सब डिपेंड करता है। ओके, सो रिएक्टेंट विच विल लिमिट the reaction or will decide the amount of reactants and products reacted and produced, वो रिएक्टेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनना है, कितना रिएक्टेंट बचना है। ओके, रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, एंड जो बच गया उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो कोई कोई क्वेश्चन में आपको बोल देंगे कि एक्सेस रिएजेंट बताओ, तो आपको समझना चाहिए जो बच गया ना वो लिमिटिंग है, और जिसका मास थोड़ा पड़ा है ना अभी भी कंटेनर में, तो वो एक्सेस रिएजेंट। तो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन से समझते, सबका है ना 1 मोल ही है। हाँ, अभी हम लोग ने A का 10 मोल लिया एंड B का 15 मोल लिया, तो अभी हम लोग C कितना बनेगा, जब A 1 मोल है तो C भी 1 मोल है, पर इधर आप बोलोगे कि B भी 1 मोल है एंड C भी 1 मोल है, तो 10 भी बन सकता है, 15 भी बन सकता है। पर आपको इसी ऐसे ही जब 2 क्वांटिटीज दिया रहेगा ना तब भी देखना है आपको कि जो सबसे कम है, अभी 10 और 15 में कम, A और B में किसका कम है, A का कम है ऑफकोर्स, तो 10, तो ये भी 10 ही बनेगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना,
वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि अब अगर हम लोग ने 15 मोल्स बना दिया सी, पर 15 मोल्स तो इतना है नहीं ए के पास, तो सी बनना पॉसिबल ही नहीं है। समझो ये बात को कि एक्सेस रिएजेंट से हम लोग ने आंसर लाया ना, वो गलत क्यों होगा, क्योंकि ए लिमिटिंग है, उतना ए के पास है ही नहीं, वो रिएक्ट क्या करेगा, उतना रिएक्शन होगा ही नहीं, तो उतना मोल्स आंसर आना ही नहीं चाहिए। इसकी वजह से हमेशा लिमिटिंग जो रहेगा ना एक रिएक्शन में वो डिसाइड करता है। अभी इसमें देखेंगे तो 10 मोल यूज हो जाएगा, तो 15 - 10 5 मोल्स बच जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। समझा? ओके। अभी हम लोग और एक ये करते हैं, ये देखो इसमें हम लोग ने एक रिएक्शन लिया है 4p + R गिव्स 2q। अभी ये हम लोग इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लिख लिया 4 मोल, 1 मोल, 2 मोल। अभी हम लोग इसका गिवन है ये क्वेश्चन में, इसका 40 मोल है, इसका 30 मोल है, तो आपको ढूंढना है ना कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। तो आप ये फॉर्मूला से जा सकते हो कि जब P कंप्लीट हो जाएगा तभी Q का कितना R का कितना मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है वो देखो ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P मॉलिक्यूल्स ऑफ R विल बी रिक्वायर्ड। कितना R रिक्वायर होगा, तो हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4p था तभी 1 R रिक्वायर्ड था, तो जब 40 मोल्स रहेगा तो कितना R रिक्वायर्ड है, तो x = 40/4 आ जाएगा। और 10 मोल्स आर रिक्वायर्ड, राइट। जब p एकदम खत्म हो जाएगा तभी R का सिर्फ 10 मोल ही लगेगा, बट जब R खत्म हो जाएगा तभी p का कितना मोल्स लगेगा, तो देखेंगे 4p के लिए 1 R है, तो जब 30 मोल R रहेगा तो p कितना चाहिए, तो x = 120 मोल्स। तो इतना तो P है ही नहीं, P इज ओनली 40 मोल्स। इसका जब R को कंप्लीट करने को जाएंगे तभी 120 मोल्स लगेगा, मतलब इतना तो P के पास है ही नहीं, तो वो रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे अच्छा हम लोग P को लिमिटिंग रिएजेंट ले लेंगे एंड रिएक्शन उतना ही बनेगा। जैसे अभी इधर हम लोग देखेंगे कि अभी 40 मोल है, जब 4 मोल, तो हम लोग जो आंसर लाएंगे ना Q का, वो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लाएंगे, ना कि एक्सेस रिएजेंट। आप ही सोचो कि 120 मोल्स चाहिए जब R कंप्लीट करेगा रिएक्शन P का, पर P का इतना मोल्स है ही नहीं कंटेनर में, तो वो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। बट जब P को हम लोग ने कंप्लीटली खत्म कर दिया तभी R का 10 ही मोल लगेगा, पर R का टोटल कंटेनर में 30 मोल्स प्रेजेंट है, तो हम लोग को उसमें बच जाएगा एक्स्ट्रा, ना कि हम लोग को रिएक्शन, उसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट तो होगा, R भी बचेगा बट रिएक्शन कंप्लीट होगा। फर्स्ट सिनेरियो में रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी हम लोग जो Q का वैल्यू निकालना है ना, वो बेस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना है। तो अभी इसका हम लोग देखेंगे, जब 4p था तभी 2q बना, तो जब 40 मोल रहेगा तभी कितना Q बनेगा वो देखना है। तो Q = x ले लो इसको, x = 2 × 40 / 4, तो 2 4s are 20, तो 20 मोल Q बनेगा। ओके। एंड अभी आप देखोगे कि 40 तो यूज हो गया, 40 मोल्स, तो 40 - 40 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पूरा 40 मोल्स यूज किया। और जब हम लोग ने 40 मोल्स यूज किया तो Q का तो R का ओनली 10 मोल्स ही यूज हुआ, तो 30 - 10 किया तो आ जाएगा 20 मोल्स। तो ये एक्स्ट्रा बच गया, तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। ओके, एंड ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो आपको ये करके देखना है कि ये अगर हम लोग ने एक फर्स्ट रिएक्टेंट को कंप्लीट किया तो कितना अपने को दूसरा जो रिएक्टेंट है वो यूज करना पड़ेगा। एंड जब सेकेंड रिएक्टेंट को हम लोग ने कंप्लीट किया तो फर्स्ट रिएक्टेंट कितना होना चाहिए। अगर फर्स्ट ये रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए रहेगा ना, तो फिर वो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा कभी। जो रिएक्शन फर्स्ट मतलब जितना है कंटेनर में उतना ही यूज करके हो रहा है ना, भले फिर एक्सेस बचे वो बात नहीं है, पर जितना है वो उतना यूज हो रहा है ना मिनिमम, वो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ओके, अभी हम लोग और क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअल में है क्या। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज दैट रिएक्टेंट विच लेफ्ट सम अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। गलत, ये तो एक्सेस रिएजेंट हो गया जो बच गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट में कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है, बिकॉज वो लिमिट में रहेगा। रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन, सही, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन में। डज नॉट रिएक्ट इन द रिएक्शन, ये गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब ये क्वेश्चन करते हैं। इन अ रिएक्शन 3A + B2 गिव्स
A3B2. If 180 atoms of A and 100 molecules of B react, then तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? जब भी 180 मॉलिक्यूल्स और 100 मॉलिक्यूल्स में 180 एटम्स एंड 100 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो ये कितना बनेगा, मतलब फिर ऑप्शंस दे के रखा है कि कौन सा लिमिटिंग है. बी इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ AB3 विल बी फॉर्म. क्या है वो हम लोग को देखना है. ओके, ए इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ A3B2 विल बी फॉर्म. ए इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड 180 मॉलिक्यूल्स. तो हम लोग ने फर्स्ट इसमें कैसे किया था, देखो इधर. आफ्टर कंप्लीशन रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ P कितना मोल्स ऑफ R विल बी रिक्वायर्ड. तो जब इधर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ A है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ A3B2 बन रहा है. वैसे ही जब 180 रहेगा एटम्स, इधर एटम्स ही है, तो ये कितना बनेगा X, सॉरी जब 3 एटम्स है तभी इधर B2 बन रहा है 1, तो 180 रहेगा तो कितना बनेगा, तो 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60. तो इसमें 60 है तो ये कवर कर सकता है. अभी हम लोग B के लिए चेक करेंगे. B जब 1B है एंड 3A बना रहा है, 3A चाहिए 1B को, जब 100 मॉलिक्यूल्स रहेगा तो कितना लगेगा, तो x इज इक्वल टू 300. इतना तो इधर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट बन गया. एंड इसका कितना बच जाएगा, 100 माइनस 60 करेंगे तो 40 बच जाएगा. तो ये कितना बनेगा, जब ये 3A है तभी 1A3B2 बन रहा है, करेक्ट. तो जब ये 180 रहेगा तो ये कितना बनेगा, x इज इक्वल टू 60 बन जाएगा. ओके, सो हम लोग को इससे क्या समझा कि हम लोग ने जैसे ऊपर किया ना वैसे ही इधर किया. इसमें बस मॉलिक्यूल्स एटम दिया, उससे कुछ मतलब नहीं है इधर. सो अभी हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं. B इज लिमिटिंग रिएजेंट, गलत. A इज लिमिटिंग रिएजेंट, सही. एंड 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ A3B2 विल बी फॉर्म, ये सही है. थर्ड ऑप्शन A इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड 180 मॉलिक्यूल्स ऑफ A3B2 विल फॉर्म, ये गलत है. 60 मॉलिक्यूल्स ही बन रहा है. B इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, B तो है ही नहीं. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट. समझा ना हम लोग ने कैसे किया, पहले A को कंप्लीट किया तो B कितना बन रहा है वो देखा, एंड B को देन सेकेंड स्टेप में B को कंप्लीट करके, मतलब B खत्म हो गया तो A कितना रहेगा तो वो देखा. तो A 300 चाहिए B कंप्लीट करने को, एंड A कंप्लीट करने को B सिर्फ 60 मॉलिक्यूल्स चाहिए. इसके वजह से A लिमिटिंग रिएजेंट बन गया एंड B एक्सेस रिएजेंट बन गया. अभी हम आगे बढ़ते हैं. A mixture of 1 mole of aluminium and 3 mole of Cl2 are allowed to react. ये रिएक्शन दिया है एंड बोला है which is the limiting reagent, how many moles of AlCl3 are formed, mole of excess reagent left unreacted. अच्छा क्वेश्चन है, देखते. फर्स्ट क्या है लिमिटिंग रिएजेंट वो ढूंढते. अभी इसका कितना मोल्स दे के रखा है, 1 मोल एंड इसका 3 मोल. ओके, एंड स्टाइकोमेट्री से इसका 2 मोल, इसका 3. तो अभी पहले हम लोग एल्यूमिनियम को कंप्लीट करते तो कितना आएगा. एल्यूमिनियम को जब कंप्लीट किया तो आएगा, जब 2 बन रहा है तो 3 मोल्स ऑफ Cl2 है, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रहेगा तो कितना मोल्स, x. तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1.5. एंड जब हम लोग ने Cl को कंप्लीट किया तो Al कितना बनेगा वो देखते. तो जब 3 मॉलिक्यूल्स मोल्स ऑफ Cl है तो 2 मोल्स बन रहा है, तो जब 3 रहेगा तभी फिर से 2 मोल्स ही बनेगा. तो हम लोग देख पा रहे इधर x इज इक्वल टू 2 मोल. Al का 2 मोल्स बनेगा तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, एल्यूमिनियम इतना है ही नहीं. इसका मतलब Al फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन गया, एल्यूमिनियम. ओके, एंड फिर पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म. तो जितना मोल लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उतना ही मोल्स ऑफ AlCl3 फॉर्म होगा. तो अभी 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही फॉर्म होगा, करेक्ट. तो सेकेंड 1 मोल. थर्ड का आंसर देखते क्या है, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. तो इधर हम लोग ने देखा कि Cl का ओनली 1.5 मोल ही रिएक्ट होगा, तो कितना 3.3 माइनस 1.5, तो 1.5 मोल्स बच जाएगा.
तो हम लोग इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, पहले जो फर्स्ट रिएक्टेंट है उसको समझो कि वो कंप्लीट हो गया तो कितना Cl लगेगा, तो 1.5 Cl लग रहा है। एंड जब हम लोग ने समझा कि Cl कंप्लीट हो गया है तो एल्यूमिनियम कितना लगेगा, तो 2 मोल्स एल्यूमिनियम लग रहा है, पर इतना एल्यूमिनियम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब Cl2 इज नॉट अ लिमिटिंग रिएजेंट, Al इज लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज जब हम लोग ने Al को कंप्लीट किया तो Cl 1.5 आ रहा है। एंड तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, 0.5 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्सड विथ 0.2 मोल ऑफ CaOH2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaSO4 फॉर्म्ड इज। तो फर्स्ट तो हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे, H2SO4 प्लस Ca हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, ओके। एंड इसको बैलेंस किया तो इधर 2 आ जाएगा। सो अभी इसमें क्या है, ये 0.5 मोल दिया हुआ है, ये 0.2 मोल दिया हुआ है, तो हम लोग इससे क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ये कम है ये ज्यादा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। एंड हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट से ही जो प्रोडक्ट है उसका मोल्स निकालते हैं, तो जब ये 1 Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तभी 1 कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, तो 0.2 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, तो ये कितना बनेगा 0.2 ऑफकोर्स। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस इसमें मोल्स पहले ढूंढ लो एंड देन मास वॉल्यूम जो भी निकालना है वो इजीली निकाल सकते हो। एंड देन अभी हम लोग ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, बहुत ईजी है। हम लोग ये करते, ये क्या है, 2p प्लस q गिव्स r। इसमें क्या बोला है, 8 मोल्स ऑफ p है, 5 मोल ऑफ q है, तो r कितना प्रोड्यूस होगा। तो अभी हम लोग है ना फर्स्ट p को कंप्लीट करते, p कंप्लीट हो गया तो q कितना आएगा वो ढूंढते। तो जब 2p था तभी 1q आया था, तो 8p रहेगा तो कितना आएगा x, तो x इज इक्वल टू 8/2, तो 4 आ गया, तो 4 आ जाएगा, इतना तो है 4, इधर 5 मोल से इधर तो 4 ही आ रहा है, मतलब ये हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग q को कंप्लीट करते हैं, तो p कितना आएगा, जब 2p था, सॉरी 1q था तभी 2p लगा, जब 5q रहेगा तभी कितना p चाहिए, x इज इक्वल टू 10 मोल्स आ जाएगा, पर p का तो ओनली 8 मोल्स प्रेजेंट है कंटेनर में, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, इतना तो प्रेजेंट ही नहीं है जब q कंप्लीट होगा तभी, तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। बट जब p कंप्लीट हो रहा है तभी q में बच रहा है 1 मोल फिर भी, इसका मतलब p इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एंड इसमें 5 - 4 किया तो 1 मोल एक्सेस में बच जाएगा, क्योंकि हम लोग ने इधर कैलकुलेट करके किया, जब p कंप्लीट हो रहा है तो ओनली q 4 मोल्स ही यूज हो रहा है q का, बट इधर किया q कंप्लीट तो 10 मोल्स p का लगेगा, बट इतना मोल्स प्रेजेंट ही नहीं है, इसके वजह से ये वाला रॉन्ग हो जाएगा एंड ये वाला इज करेक्ट, या इसका मतलब p कंप्लीट होगा, इसका ही मतलब p इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड q इज द एक्सेस रिएजेंट। तो अभी हम लोग को क्या पूछा है, ऑफ q विल प्रोड्यूस, r कितना प्रोड्यूस होगा, तो जब 2 मोल्स ऑफ p 1 मोल ऑफ r प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 8 मोल ऑफ p कितना r प्रोड्यूस करेंगे, तो x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 मोल, तो d इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ना, हम लोग ने कंप्लीट कैसे ढूंढे सब क्वेश्चंस में, एक को हम लोग ने कंप्लीट माना है दूसरा ढूंढा, देन सेकेंड रिएक्टेंट को कंप्लीट माना है फर्स्ट रिएक्टेंट ढूंढा, एंड देन देखा कि कौन सा रिएक्टेंट मतलब जब कंप्लीट हो रहा है तो दूसरे रिएक्टेंट में बच रहा है या उतना ही एग्जैक्ट नंबर है, बट उससे ज्यादा रहेगा तो वो रिएक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये आप कंसेप्ट समझो अच्छे से, नहीं समझ रहे तो 2-3 बार देखो, उसके बाद आपको पक्का क्लियर हो ही जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, इसमें हम एक बार Mg 2Mg प्लस O2 गिव्स MgO आ जाएगा, इसमें एक बार Mg को ये क्या अपना इसका 1/24 मोल्स आ जाएगा, इसका 0.56/32 मोल्स आ जाएगा, एंड देन हम लोग इसको फर्स्ट इसको कंप्लीट मान के ये ढूंढेंगे एंड इसको कंप्लीट मान के ये ढूंढेंगे, फिर चेक करना है कि कौन सा लिमिटिंग है, एंड देन आपको वैसे ही करना है। एक्सेस रिएजेंट हम लोग ने सब क्वेश्चन में ढूंढा है कि अभी इधर 5 है और 4 ही q का यूज हो रहा है, तो 1 मोल एक्सेस हो गया, वैसे इधर भी ढूंढना है। ये HW क्योंकि ये PYQ इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप खुद से ट्राई करो, वरना आप इधर मेरा देख के जाओगे एंड देन ट्राई करोगे तो आपको नहीं आएगा, सो इसलिए ये होमवर्क है। एंड ये क्वेश्चन करते 2 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, हम लोग ने कल ही बात किया था मोल, तो 2 मोल ऑफ A एंड 2 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का भी मतलब होता है 1 मोल, ओके, of B4 according to the following reaction, तो 2A plus 3B4 gives 4C, तो इधर क्या है 2 मोल्स ऑफ A प्रेजेंट है एंड 2 मोल्स ऑफ B प्रेजेंट है, करेक्ट,
एंड अभी हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया, पहले हम लोग लिमिटिंग ढूंढते हैं, अभी ए को कंप्लीट मानते हैं पहले एंड बी ढूंढते हैं। ओके, जब ए को कंप्लीट मानेंगे और बी ढूंढेंगे तो 2a के लिए 3b4 यूज हो रहा है, तो 2 मोल के लिए कितना होगा, ऑफकोर्स 3 होगा, इसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं था। x इज इक्वल टू 3 मोल्स, तो इधर b 3 आएगा। बट ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि b का भी सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है, तो a लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। अभी हम लोग ये देखते हैं, b को कंप्लीट मानते हैं एंड a ढूंढते हैं। तो जब 2 मोल ऑफ ये है A2, 3 मोल्स ऑफ B4, जब 2 मोल्स ऑफ A2 से कर रहा है चाहिए बनाने को, रिएक्शन कंप्लीट करने को, तो जब 2 मोल प्रेजेंट रहेगा तभी कितना, तो x इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 कितना होता है, 1.33 समथिंग आएगा, जैसे 1.33 समथिंग आएगा, राइट। तो इतना मोल्स तो A का प्रेजेंट है, राइट, इतना तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, B लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। तो अभी हम ऑप्शंस देखते हैं, A2 विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, गलत। B4 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, सही। 2 into Na एटम ऑफ C विल बी फॉर्म, C कितना फॉर्म होगा, अगर ये रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जब 3B4 था तब 4C बन रहा था, तो जब 2 मोल्स रहेगा तभी कितना ये बनेगा C, तो x इज इक्वल टू 8/3, तो कितना आ गया 8/3, 2.6 समथिंग। तो 2.6 इंटू एन एटम्स, ये नहीं होगा, तो ये भी गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते। 12 मोल ऑफ ईच A and B allowed to react as 3A plus 2B gives C plus half D. If 60 gram of D is produced, then calculate the atomic mass of D. Okay, 12 मोल्स ईच, इसका भी 12 मोल्स रिएक्ट किया, इसका भी 12 मोल्स रिएक्ट किया। पहले तो हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा, राइट, तभी हम लोग इसका मोल्स ढूंढ पाएंगे एंड देन गिवन मास से हम लोग उसका मोलार मास यानी कि एटॉमिक नंबर ढूंढ पाएंगे। सो पहले हम लोग लिमिटिंग ढूंढते हैं। अभी ए को कंप्लीट मानते हैं एंड बी ढूंढते हैं। तो ए को कंप्लीट माना तो 3A यूज हुआ, 3A चाहिए तभी 2B यूज होता है, तो अगर 12 मोल्स रहेगा तो कितना B चाहिए, तो ये इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा 8 मोल्स। B का 8 मोल्स चाहिए जो कि प्रेजेंट है, तो ये एक बार के लिए लिमिटिंग रिएजेंट A हो सकता है। पर अभी B के लिए चेक करते हैं। B कंप्लीट हो गया तो A कितना लगेगा वो देखते हैं। ओके, तो जब 2B 3A से रिएक्ट करता है तो 12 मोल्स कितने A से रिएक्ट करेगा, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 18 मोल्स। इतना तो A प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं सकता। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, A। ओके, तो अभी हम लोग इससे क्या ढूंढेंगे, D। तो अभी जब 3A यूज किया तो अभी हाफ D बना, तो जब 12 मोल्स यूज करेंगे A का तभी कितना D बनेगा, XD। x इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा 6 एंड 6 इज इक्वल टू 2 मोल्स, राइट। सिर्फ 2 मोल्स यूज होगा D का। तो अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ मास का फॉर्मूला 2 मोल्स इज इक्वल टू गिवन ग्राम्स, कितना गिवन मास इतना है, एटॉमिक मास ढूंढना है, राइट। तो 60/2 कर देंगे तो आ जाएगा 30 इज द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझा ना, हम लोग ने हर क्वेश्चन में सेम टाइप से ही किया है, कुछ नया नहीं किया। हम लोग ने सब में पहले फर्स्ट रिएक्टेंट को कंप्लीट माना एंड बी ढूंढा। अगर बी जितना प्रेजेंट है उससे कम आ गया तो उसका मतलब ए लिमिटिंग रिएजेंट है। बट अगर हम लोग ने बी को कंप्लीट माना एंड ए को हम लोग ने ढूंढा तो वो ज्यादा है, जितना अभी 12 मोल प्रेजेंट है, बट हम लोग जब बी को कंप्लीट कर रहे हैं तो 18 मोल्स आ रहा है। इसका मतलब बी कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, बी ज्यादा है, इसके वजह से बी इज नॉट लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि जब मोल्स जितना प्रेजेंट है उससे ज्यादा मोल्स चाहिए रहेगा बी को कंप्लीट करने के लिए, तो वो रिएक्शन कभी होगा ही नहीं पॉसिबल। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट स्टाइकोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे चैप्टर का एंड आपको आगे भी काम आएगा। सो ये आपको अच्छे से समझा होगा।
प्लीज़ एक बार पूरा अच्छे से देखना, पूरा साइलेंस में, एंड क्वेश्चंस मेनली सॉल्व करना। डीपीपी मैं सेंड कर दूंगी, जैसे कल हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म्स होगा एंड एनसीईआरटी के बहुत सारे लाइंस पे क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, वो हम कल करेंगे। उसके बाद आई विल सेंड द 100 क्वेश्चन का डीपीपी बनाया हुआ है, वो मैं सेंड कर दूंगी। एंड वो एक बार कर दोगे तो आपको ये चैप्टर अभी मतलब ऐसा डायरेक्ट टेस्ट के लिए रिवाइज करोगे तो भी चल जाएगा, इतने अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह इसमें हम लोग ने लिए हैं। सो आई होप आपको सब समझा होगा। एंड ये स्टाइकोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से देखना। एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट अच्छे से रिवाइज करके रखो, एंड कल लास्ट पार्ट आ जाएगा। एंड हम लोग ने इतना पार्ट्स क्यों, हम लोग ने 3 पार्ट बोला था, बट नाउ 5 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्वेश्चंस करवाना इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो मैं थियोरी में समझा के चली जाऊँ, 3 लेक्चर्स में हो भी जाएगा, बट हम लोग ने क्वेश्चंस अभी तक 100 जितना क्वेश्चंस कर लिया है। सो इसलिए मैंने 5 लेक्चर में कर दिया, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। केमिस्ट्री का तो चैप्टर्स भी अभी कम हो गया है, सो हम लोग ने इसलिए 5 लेक्चर्स कर दिया। पर सब लेक्चर्स 1-1.5 आवर जितना ही है, उससे लंबा एक भी लेक्चर नहीं है। सो आपके लिए भी ईजी हो देखना, एंड मेरे लिए भी इजी हो लेक्चर शूट करना, बिकॉज सब नया है हम लोग के लिए भी, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सिखा रहे हैं इसकी वजह से। सो थैंक यू। कल आ जाएगा, एंड कल फिजिक्स का भी लेक्चर आ जाएगा, सेकेंड चैप्टर का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट रिवाइज करके रखना।